जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार स्कूल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 अप्रैल यानी कि कल गणित की परीक्षा होने वाली है। तो अभी तक आपने गणित में कुछ भी नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके गणित में कम से कम 40-50 नंबर तो पक्के हो जाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज हम एक सैम्पल पेपर हल करके सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिख कर आनी है, जिससे जहाँ पर आपके नंबर कट रहे हो ना वहाँ पर भी आपके नंबर मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप जैसे ही दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर में जाएगा बैठिएगा, आपको इसी तरह का एक पेपर मिलने वाला है। सवाल भले बदल दिया जाए लेकिन पहला पेज बिल्कुल ही सेम टू सेम रहने वाला है। कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई होंगी तो आपको ध्यान ये देना है कि इन सभी बातों को आप जो है घर से ही पढ़कर जाइएगा, जिससे एग्ज़ाम में आपका समय बर्बाद ना जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई है, आप इसे दोस्तों पढ़ लीजिएगा। अब आइए हम सीखते हैं कि सवाल हमें कैसे करना है, कॉपी कैसे लिखनी है। इसे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सवाल की मदद से समझते हैं। बाकी दोस्तों कॉपी में जो है पाई पारी रहती है, जहाँ पर तो हमने सादा पन्ना लिया हुआ है। आपको ध्यान ये देना है कि गणित की, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं गणित। आपको ध्यान ये देना है कि कॉपी में इस तरह से पाई पारी गई होगी, बगल में अगर नहीं पारी गई होगी तो फिट से यानी कि स्केच से आप पार लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं। लिखा गया है सबसे पहला सवाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखिएगा। आपको यहाँ पर लिख देना है क्या प्रश्नोत्तर। इस तरह से दोस्तों डिजाइन मत आप बनाइएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो सबसे पहला आप इसे इस तरह से गोले में बंद कर दीजिएगा। सबसे पहली लाइन में आप लिखिएगा, जैसे कि सबसे पहली लाइन में या फिर एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1। सबसे पहले सवाल में यहाँ दोस्तों क लिखा गया है तो हम यहाँ बगल में क लिखेंगे। ये का कहाँ लिखना है दोस्तों, लाइन के इस तरफ लिखिएगा। जैसे कि यहाँ बीच में एक लाइन पारेंगे तो लाइन के इस तरफ आप जो है क लिखेंगे। तो क लिखने के बाद आपको क्या करना है, चूँकि दोस्तों सबसे पहला सवाल जो है आप यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर का दिया गया है, इसमें हमें टिक करना है यानी कि लिखना होगा। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। लिखा गया कि निम्नलिखित में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, दो संख्याएं जिन दोस्तों एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं उन्हें ही हम सहभाज्य संख्याएं कह देते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है 14 और 35। अगर 14 को हम लिखना चाहें तो 2 × 7 लिख सकते हैं, अब 35 को लिखना चाहे तो 5 × 7 लिखा जा सकता है। आप यहाँ देखिए 14 भी 7 से कटेगा, 35 भी 7 से कटेगा, तो मतलब ये दो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। उसी तरह से 18, 25 लिखा गया, यही दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 18 और 25 एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट सकती। बाकी ये तो 31 से कट जाएगा, ये दोस्तों दोनों ही 2 से कटेंगी। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है क्या, आप इस तरह से लिखेंगे, क के आगे दोस्तों बी लिखेंगे, मतलब बी का मतलब दूसरा लिखिएगा। क्या दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है 18, 25। बाकी आप इसे नीली कलम से लिखेंगे 18, 25। ये दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाने वाला है क का। चलिए अब हम ख की तरफ बढ़ जाते हैं। ख क्या दिया गया है, इस तरह से आप बनाइएगा गोला। ख देखिए दोस्तों लिखा गया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4 = 0 के मूलों का गुणनफल है। इनके हमें मूलों का गुणनफल बताना है। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे c क्या है, 0 दिया गया है, अकेला वाला तो है ही नहीं, 0/a यानी कि 0। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ख लिखेंगे, ख का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। फिर देखो ग लिखेंगे, यहाँ आप दोस्तों इसे लाइन के बगल में लिखिएगा, क ख ग लाइन के बगल में लिखिएगा, बाकी इसे आप इस तरफ लिखिएगा। ग लिखा गया कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। देखिए यहाँ समरूप त्रिभुजों की विशेषता बतानी है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहली तो ये होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ये हो गया। दूसरी होती है कि संगत कोण बराबर होती हैं, मतलब ये दोनों ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि दिया गया है उपयुक्त दोनों, यानी कि उपयुक्त में से दोनों होंगे। तो हम यहाँ क्या दोस्तों लिख देंगे, तो ग का देखिए ग का तीसरा हो जाएगा, ग का दोस्तों यहाँ तीसरा। क्या दिया गया यहाँ पर आपको लिख देना है कि उपयुक्त। अब दोस्तों मैं आपको बड़ा सवाल करके भी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे लिखना है, उपयुक्त में से दोनों। तो इस तरह से आपको यहाँ लिख देना है कि उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से दोनों। अब आइए हम घ वाला कर लेते हैं, एक और सवाल चलिए देख लेते हैं, सीख लेते हैं। लिखा गया है कि cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस sin 60, sin 30 डिग्री बताना। देखिए अगर आप 11 में रहते दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सूत्र होता है, इसे आप देखकर बता देते हैं कि इसका उत्तर 0 होने वाला है। चलिए फिर भी इसे करते हैं, क्या होता है 10 में हमें ना, तो cos 60 डिग्री का मान 1/,
देखिए जो साइन 30 डिग्री का होता है भाई कॉस 60 डिग्री का यानी कि 1/2 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान दोस्तों √3/2 माइनस कर देंगे साइन 60 डिग्री √3/2 माइनस 1/2 यानी गुणा 1/2 प्लस माइनस कट जाएगा दोस्तों, बराबर संख्या है तो इसका सही उत्तर 0 आने वाला है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे जो कि क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो चलिए इससे दोस्तों आपने अच्छी तरह से सीखा होगा कि 1 नंबर वाले सवाल हमें कैसे करने हैं। बाकी हम बड़े नंबर सवाल करते हैं और उसे देखते हैं कि आपको कैसे लिखना है। जैसे कि हम चलिए दूसरे पे आ चुके हैं। ये तो दोस्तों हमारा खंड प्रश्नोत्तर संख्या 1 था। तो बाकी देखिए अगर 3-4 लाइन बची गई होती है ना तो आपको करना यह है कि दूसरे पेज से स्टार्ट करिएगा। लेकिन अगर ज़्यादा लाइन बच जाती है तो आप दोस्तों वहीं नीचे से कर लीजिएगा। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर, काली कलम से लिखिएगा प्रश्नोत्तर। और एक चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान ये देना है कि पहले दूसरे पेज पे आपको कभी भी काटा पीटी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको और भी वीडियोज़ में बताई है कि पहले और दूसरे पेज पे कभी भी काटा पीटी आप मत करिएगा, नहीं तो एग्जामिनर को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 को लिखने के बाद हम यहाँ सबसे पहला करने वाले हैं दोस्तों, नीली काली का यहाँ पता नहीं चल रहा क्योंकि दोनों ही दोस्तों बराबर है यहाँ। तो आप देखिए सबसे पहले क लिखिएगा काली कलम से। यहाँ लिखा गया है कि द्विघात समीकरण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों द्विघात समीकरण यहाँ लिख लेंगे। क्या दिया गया द्विघात समीकरण, यहाँ द्विघात समीकरण। तो समझिएगा द्विघात समीकरण जो कि दिया गया है ना वो आपको लिख लेना है। सवाल में क्या दिया गया है, 2x² - 4x 2x² - 4x प्लस का 3 बराबर 0। ये दिया गया है कि द्विघात समीकरण हमें दिया गया है। अब यहाँ देखिए हमें बताना है कि इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर हमें निकालना है। विविधकर क्या होता है दोस्तों, विविधकर को निकालने के देखिए अगर आपसे द्विघात समीकरण दिया गया है, विविधकर पूछ लिया जाए जैसे कि या फिर द्विघाती सूत्र की मदद से आपसे मूल निकालने के लिए कह दिया जाए, तो आपको करना ये होता है कि सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म जो होता है x² + bx + c बराबर 0 उससे कंपेयर करके a b और c का मान निकालना है। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, हम दोस्तों यहाँ a b और c का मान निकालेंगे। a का मान 2 हो जाएगा, b का मान x के साथ वाला चिन्ह के साथ लेंगे, c का मान 3 हो जाएगा। इतना आपने किया। अब हमें निकालना है विविधकर। तो हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, चलिए इसका हम विविधकर निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ लिख देना है विविधकर। सबसे पहले तो आप समझिए कि आखिर ये होता क्या है, b² - 4ac होता है। तो अब आइए निकाल लेते हैं। b के स्थान पर -4 इसका वर्ग कर देंगे, -4 × a 2, c के स्थान पर यहाँ 3 होगा। तो जब इसका वर्ग आप कीजिएगा तो माइनस का तो वर्ग प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 दूनी आते हैं 24 आने की, 16 में से 24 जाएगा। तो छोटी में से बड़ी जाएगा तो मतलब माइनस चिन्ह लगेगा। हाँ दोस्तों जब 24 में से आप 16 घटाइएगा तो यहाँ 8 आएगा। तो विविधकर आपने निकाल लिया। दूसरी जांच सवाल पूछी जा रही है कि इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ लिख देना है क्या, चूँकि विविधकर क्या आया है, विविधकर यहाँ पर आया है -8। विविधकर आ चुका है -8 यानी कि b² - 4ac क्या है, 0 से छोटा है। माइनस का मतलब 0 से छोटा। तो आपको यहाँ लिख देना है कि दिए गए द्विघात समीकरण आप यहाँ लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, 2x² 2x² - 4x + 3 बराबर 0 कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। दिए गए द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही थी, आपको स्टेटमेंट वाइज इस तरह से लिखना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे, एक बड़ा सवाल देख लेते हैं। क्या दोस्तों दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी सवाल इसी तरह से दिए गए हैं। हम यहाँ पर एक सवाल कर लेते हैं सिद्ध करने वाला, और ये सवाल उठ के आना ही वाला है। तो आपको दोस्तों इसे रट के लिए मतलब इसे रट लेना है। क्या लिखा गया, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसे हम चलिए करते हैं, यहाँ पर अच्छी तरह से सीखते हैं। क्या लिखेंगे आप, यहाँ जैसे कि खंड तीसरे पे आ चुके हैं तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, या फिर कहें कि प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा। क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है, सिद्ध करना है कि √3 का परिमेय संख्या कौन सा है, क वाला है। तो यहाँ क लिखिएगा। अब देखिए इसे शुरू कैसे करना है।
सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कि माना √3 का परिमेय संख्या, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन यही हमें सिद्ध करना है। तो हम इसके विरुद्ध मान लेंगे कि √3 का परिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या होगी। क्या हम यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान लेते हैं कि √3 क्या एक परिमेय संख्या है। अब देखिए हमने तो ये मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या की पहचान क्या होती है। हम दोस्तों इसे P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यह क्या लिखेंगे, √3 बराबर, ये दोस्तों क्या होने वाला है, ये जो √3 आप देख सकते हैं लिखा गया ना, ये जो है A/B या फिर P/Q किसी भी बराबर कर सकते हैं। तो ये √3 A/B के बराबर होगा। बस अब आपको करना यह कि बगल में आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी, जहाँ क्या होने वाला, ए और बी जो दोस्तों लिखा गया ना, ए और बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं या संख्या है। अब फिर वही बात कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। अभी आपने सीखा कि सहभाज्य संख्या दो संख्या है जिनकी एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, यानी कि एक के अलावा दूसरे संख्या से ना घटे। मतलब ये दोस्तों पूरा सिंप्लीफाई दिया गया, इसे आप काट के छोटा नहीं कर सकते। जैसे कि अगर यहाँ A2 होता, B4 होता, मतलब सहभाज्य संख्या नहीं होती तो वो तो कट जाता। तो इसीलिए कहा गया है कि A और B सहभाज्य संख्या है। उसी के साथ साथ यहाँ B0 नहीं होना चाहिए। B0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अनुपात में, किसी भी भिन्न में दोस्तों नीचे वाला हिस्सा 0 नहीं होता। इतना आपने किया। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों ही पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा, यहाँ देखिए √3 है, इसका वर्ग हो जाएगा A/B, यहाँ लिखा गया, इसका हम पूरे का वर्ग कर देंगे। अब √3 का वर्ग आप कीजिएगा तो 3 आएगा, रूट तो हट जाएगा, बराबर हो जाएगा A²/B²। यहाँ से इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ 3B² बराबर A² होगा। अब यहाँ बिल्कुल ही आप ध्यान से देखिए, इतना आपने किया। या फिर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि B² बराबर A²/3, ये तो आप लिख सकते हैं ना। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों A² के नीचे 3 लिखा गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 3 है वो इस A² को डिवाइड कर रहा है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है कि 3 A² को विभाजित कर रहा है, या फिर कहें कि A² 3 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि A² जो है 3 से विभाजित है। A² 3 से विभाजित होने का मतलब कि 3 से कट रहा है, 3 से विभाजित है। तो इतना हमने लिखा। देखिए A² जो है, A² दोस्तों 3 से कट रहा है। अब कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से कटता है तो वो भी संख्या कट जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 5 से भी 5 से कटेगा, बस वही आपको देखना है। A² 3 से विभाजित है तो A भी क्या होगा, A भी 3 से विभाजित होगा, A भी 3 से विभाजित होगा। आप यहाँ भी लगा दीजिएगा, A भी 3 से विभाजित है, यानी कि विभाजित होगा। बस आपने इतना देख लिया। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको इसके बराबर दोस्तों कुछ मान लेना है। जैसे यहाँ देखिए A दिया गया है, A के बराबर हम कोई दूसरी संख्या मान लेंगे, और ध्यान दीजिएगा कि 3 के साथ ही मानेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको लिख देना है कि माना, यहाँ मान लेते हैं कि A बराबर क्या है, 3 रहेगा, उसके अलावा हम कोई दूसरा अक्षर मान लेते, जैसे C मान लेते। चलिए हमने मान लिया कि A जो है 3C के बराबर दिया गया है। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहले वाले को बिल्कुल ध्यान से देखिए, A के स्थान पर हम यहाँ 3C लिख देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण पहले से हम क्या कह सकते हैं कि A के बराबर 3B² बराबर A के स्थान पर 3C लिखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। 3B² बराबर 3 का स्क्वायर 9C², इसे जब काटेंगे तो B² बराबर दोस्तों 3C² आएगा। इतना हमने किया। फिर देखिए C² बराबर यहाँ B²/3 आ चुका है, इसे हमने एक तरफ कर लिया तो B²/3। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए वही चीज़ फिर से आपको लिखनी है कि B² 3 से विभाजित है, B² 3 से विभाजित है, B² दोस्तों 3 से कट रहा है। तो हम कहेंगे कि जो B दिया गया है ना, B भी 3 से विभाजित होगा, B भी 3 से विभाजित होगा। B² जो 3 से कट रहा है, B² दोस्तों 3 जो है B² को डिवाइड कर दे रहा है, तो 3 यानी कि B को भी करेगा। बस आपको लिख देना। आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो A है, A दोस्तों जो दिया गया है ना, A भी 3 से विभाजित होगा, और यहाँ B भी जो है 3 से विभाजित होगा। मतलब हमें कह सकते हैं कि A और B तो दोनों ही संख्याएं 3 से कट रही हैं।
लेकिन सवाल में शुरू में तो हमने ये माना था कि ए और बी सभाज्य संख्या, मतलब उनके एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। लेकिन ए भी 3 से कट रहा है, बी भी 3 से कट रही है, मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था। तो आपको यहाँ लिख देना है कि चूंकि यहाँ पर इसके देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि ए और बी सभाज्य संख्या है, गलत माना था। तो इसलिए √3 क्या हो जाने वाला है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके विरुद्ध हमने माना था ना, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो आपको इससे लास्ट में लिख देना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या